Hello, my dear student. This is Nitesh Vishwakarma, and you all welcome to our YouTube channel, The Online Coaching. So today I will discuss about adjective. तो बच्चों हम लोग इसकी पिछली वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन और दोनों चीजों को बढ़िया से हमने डीपली अध्ययन कर लिया था। क्या नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंतर्गत और भी क्या चीजें आती हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और वर्ब, दो आज ही फिनिश करने वाले हैं। तो बढ़िया से आप लोग जल्दी से बताइए आप लोग क्या हाल चाल है, और बाकी आज के सेशन को बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आप लोग क्या तैयार हैं, क्या आप लोग रेडी हैं आज के इस सेशन में? यस। तो चलिए जानते हैं बेटा एडजेक्टिव क्या होता है। आपके सामने लिखा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को बोलते हैं बेटा विशेषण। इसको हिंदी में बात की जाए तो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब ये होता है कि जो किसी की विशेषता बताता है, किसी भी वस्तु, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो होता है विशेषण। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो क्या बताएगा? किसी के गुण के बारे में बताएगा। अच्छा है गुण, दोस्त कैसा है, लंबा है, छोटा है, नाटा है, काटा है, कैसा है, वह सुंदर है, वो लंबा है ना, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड ये बताएगा, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो आखिर वो कैसा है। राहुल अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा वर्ड है, राहुल कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा जो वर्ड आ रहा है वो विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन की। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि राम अच्छा लड़का है। मैंने कह दिया कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। मैंने यहाँ पर बेटा लिख दिया कि राम अच्छा लड़का है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं पूछूं राम कैसा लड़का है, मैं पूछूं राम कैसा लड़का है, कैसा लड़का है, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा, आपके पास उत्तर निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा जी? उत्तर अच्छा। तो यहाँ पर जब ये उत्तर की प्राप्ति हो रही है अच्छा, तो ये एक प्रकार से क्या है? उसका गुण है ना गुण। अभी अच्छा लड़का है तो इसका मतलब क्या? वो गुण है ना उसका। तो यानी कि जो वस्तु, कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ऐसी वस्तु बताई जाए, ऐसा कुछ बताया जाए कि गुण है या दोष है, कैसा है वो कैसा दिखता है, क्या कैसा वर्ड आ जाए। जैसे हम कहते कि राहुल अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर कैसा लड़का है तो अच्छा। तो ये अच्छा वर्ड जो आ गया बेटा वो क्या है? उस राहुल के अंदर की खासियत है कि भैया राहुल जो है वो अच्छा लड़का है। बात क्लियर हुआ नहीं? तो आप समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत हुआ। अब बेटा इसके जो टाइप्स होते हैं उनको देख लेते हैं। अब एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं उनको देख लेते हैं। इसके जो टाइप्स की बात करता हूं तो इसके सामने जो बेटा आपके सामने जो इसके टाइप्स आते हैं एडजेक्टिव का, तो पहला जो इसका होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या कुछ भी लिख लो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ, फिर अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTI, क्वांटिटी, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और उसके बाद अगला आ जाता है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तीन हो गए। इसके बाद अगला जो होता है वो होता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और उसके बाद अगला जो आपका आता है वो होता है, बस इतने ही आपकी बुक में है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इतना आपको सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सीखते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है कि कौन सा कैसा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव जो है क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर वाला नहीं लिख गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी एक होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसको नीचे करते हैं। यहाँ पर एक और होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बेटा जी इसको आप देख लो ध्यान, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा एडजेक्टिव का एक एग्जांपल लेता हूं। अभी मैंने हिंदी में बताया था एग्जांपल, अब एक इंग्लिश में लेकर के हम आपको बताते हैं उसका एग्जांपल, ठीक है ना। तो चलिए आइए, अगला जो आपके पास इसका एग्जांपल है, जैसा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, चलो एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, क्या लिख दूं? ही इज गुड बॉय।
ही इज अ गुड बॉय, मैंने लिख दिया ही इज अ गुड बॉय। तो बेटा जी यहाँ पर आप साफ साफ देखोगे क्या कि यहाँ पर ही तो क्या है, नाउन है या प्रोनाउन, बताओ बोलो, ये नाउन है या प्रोनाउन है? तो अगर देखा जाए तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पर चलो प्रोनाउन ही लिख देते हैं, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा था, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसी की ये विशेषता बता रहा है ये कि भैया ये लड़का जो है वो अच्छा है। कौन लड़का अच्छा है? तो इसका मतलब ये जो होगा ये गुड की विशेषता बता रहा है, मतलब जो गुड है उस लड़के का विशेषता है। ही इज अ गुड बॉय मतलब लड़का जो है अच्छा है, तो ये अच्छा वर्ड विशेषता बता रहा है ना, तो मतलब ये वर्ड जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए आप एक एक को सीखते हैं। आपके सामने जो मैंने पहली हेडिंग डाली थी, कौन सी डाली थी बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आइए पहली हेडिंग को समझते हैं। पहली हेडिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए बेटा इसको समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आखिर मतलब क्या होता है? तो क्वालिटी मतलब पता है ना, जिसमें गुण हो या दोष हो, जो किसी के अंदर की क्वालिटी, कैसी उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना, अच्छा है बुरा है, ये सब क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। जैसे हम एग्जांपल लिख देते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल। क्या लिखते हैं? एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं, आप ज्यादा समझ जाओगे एग्जांपल से। अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आप मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे समझोगे। तो सी इज a beautiful गर्ल। अब देखो भाई, ब्यूटीफुल लिख दोगे तब भी सही भाई, अगर गर्ल ने लिख दिया तो क्या गलत है? क्या मैं पूछूं इस सेंटेंस को, क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? तो भाई ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि भाई सी लिखा तो गर्ल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है लड़कियां ही सुंदर होती हैं। तो सी इज अ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे बेटा जी, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? प्रोनाउन है ना प्रोनाउन, और ये विशेषता बता रहा है इसकी कि ब्यूटीफुल। तो ये वो लड़की क्या है? सुंदर है, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल वर्ड आ रहा है ये बेटा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। बताइए क्या है? बोलिए, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ आया? बोलिए, क्या ये चीज आपकी क्लियर हुई या फिर नहीं हुई? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद आता है दूसरा जो आपका था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा जो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्या था बेटा जी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी का मतलब ये होता है किसी चीज की मात्रा, किसी चीज की मात्रा। जब मात्रा की बात आएगी तो कैसे बोलेंगे? इसमें कितनी चीनी है, इसमें कितना पानी है, इसमें कितना गिलास दूध है। तो यहाँ पर जो कितना वर्ड आ रहा है, तो ये वर्ड्स जब भी आएंगे तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वालिटी तो समझ गए, अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। तो एग्जांपल के तरह समझोगे इस चीज को कि इसमें तुम्हें ज्यादातर एक वर्ड ऐसा कुछ वर्ड देखने को मिल जाता है, हाउ मच। हाउ मच मतलब क्या होता है बेटा? हाउ मच मतलब होता है कितना। हाउ मच मतलब क्या होता है? कितना। अब जरा ध्यान समझना इस चीज को। जैसा हम यहाँ पर लिख देते हैं एड लिटिल शुगर इन माई टी, जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एड लिटिल शुगर इन माई टी। मतलब समझे? मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ऐड करो, लिटिल मतलब थोड़ी सी मात्रा, किसकी? चीनी की, इन माई टी, मेरे चीनी में, मतलब मेरी चाय में तुम थोड़ा सा शुगर मिक्स करो, थोड़ी सी चीनी ऐड करो। मतलब समझ आया ना? तो यहाँ पर जो थोड़ा सी ऐसी कोई चीज है जिसमें मात्रा बता रहा है, तो अब बेटा जी साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। बताइए इसमें क्या है ऐसा वर्ड? बोलिए, यहाँ पर कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है जो कि क्वांटिटी को बता रहा है? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है भाई। यहाँ पे जो लिटिल मतलब थोड़ा सा मतलब क्या होता है? यही तो बता रहा है ना, कितना, थोड़ा सा। इसमें ये वाले प्रश्न कर दो, हाउ मच से करो। तो हाउ मच एड लिटिल शुगर इन योर टी, हाउ मच एड दिस शुगर इन योर टी या इन माई टी। मतलब मेरी जो कप है, मेरी चाय की जो कप है, मेरी चाय में कितनी चीनी ऐड करें? थोड़ी सी। तो थोड़ी मिल गया, हाउ मच कितनी? तो लिटिल। तो यह आपका जो हो जाएगा बेटा जी, दिस इज एडजेक्टिव। अब बताइए कहां नहीं समझा है? आपको समझ आया ना कैसे निकालते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव निकालना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला है आपका बेटा जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आइए जान लीजिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब किस? इसमें नंबर की बात होगी, संख्यावाचक। इसे बोलते हैं बेटा संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में जिसमें कोई संख्या की बात होगी, तो संख्या की बात में ऐसे बैठाएंगे, हाउ मेनी से आप प्रश्न कर सकते हो। इसमें हाउ मेनी से आप प्रश्न करोगे,
हाउ मेनी मतलब होता है कितना या कितने, आप जब तो इस चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, कितना की जरूरत पड़ेगी या फिर कितने की जरूरत पड़ेगी, या आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें तो कितने आदमी थे, सांभा कितने आदमी थे, हमारा 4 थे, 2 थे, और तुम कितने थे, हमारा 4 फिर भी खाली हाथ वापस चले आए। या। चलो आगे देखो, अब देखो ध्यान से आगे। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तुम्हारे बुक से ही सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूं, मतलब कि एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड एक बुक है मेरे पास, उससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल आपके इसने अपने से बना के लिखा रहा हूं, मैं बुक से लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है कि देयर आर 50 स्टूडेंट, देयर आर 50 students in this class, यहां पर आपके सामने बेटा लिख दिया मैंने एक सेंटेंस कि देयर आर 50 स्टूडेंट इन दिस क्लास, यानी हाउ मच स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने आ गए ना, कितने मतलब हाउ मेनी, तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो महाराज कितने बच्चे हैं 50। तो यहां पर जो आपको ये 50 वर्ड आ रहा है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ, इसी को हम बोलेंगे बेटा जी एडजेक्टिव। अच्छा ऊपर मैंने लिखा था क्या, इसको आप लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पूरा लिख लेना क्वांटिटी, ये भी तो एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ ये नंबर है, क्या है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बताओ कहां नहीं समझ में आ रहा, बताइए, इतना आसान है, कुछ भी आ सकता है। दरवाजे पर 5 दोस्त खड़े हैं, तो 5 वर्ड आ गया, संख्या, यानी जहां पर नंबर मतलब बेटा यहां पर यही हो रहा है कि जहां पर आपको संख्या का बोध हो, संख्या का 2 4 5 10 12 20 25, है ना, 2.3 9.3 सब, ये सब किस में आ जाएगा तुम्हारा, ये सभी आ जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर की जहां बात होगी 10 लोग थे 15 लोग थे, इस युद्ध में इतने लोग मारे गए, तो जितने लोग मारे गए होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आइए अगला चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला बेटा आता है चौथा नंबर, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो क्या होता है। अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जानते हो ना क्या होता है, इसका मतलब डिमॉन संकेत की बात होती है, यहाँ पर क्या होगी, संकेतवाचक विशेषण। आप इसको पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, संकेतवाचक विशेषण। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि इंग्लिश की चीज को इंग्लिश में जानना ही ज्यादा अच्छा होता है। संकेतवाचक विशेषण क्या कहता है, यहाँ पर देखो मैंने बताया ना कि डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेफर करना, किसी चीज की तरफ आप संकेत करते हैं, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब यही होता है किसी तरफ इशारा करना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ज्यादा समझ पाओगे। पहली बात तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं कौन कौन से होते थे, याद करो, दिस बताया था, दिस दैट या दिस या फिर दोस, ये सभी क्या होते हैं बेटा, ये सभी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव बोल देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इसमें हम एक एग्जांपल की मदद से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आप अच्छे समझ पाओगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मुझे अपने सिराने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। मुझे गाना नहीं आता आइए, these students have been permitted to sit in the class, ये नहीं दिया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि these students have been permitted to the class, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करते हैं these students have been permitted to the class, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दिस दैट दिस दोस बताया ना, तो जो ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं यही आपका होता है, क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डीए का मतलब क्या होता है, डीए से
डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। ठीक है, आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आइए एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको। हाँ, एग्जांपल और देख लो। एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल है कि दैट बॉय इज दैट बॉय इज that boy is sitting on the table. That boy is sitting on the table. Is sitting on the table. That boy is sitting on the table. यहां पर मैंने लिख दिया कि that boy is sitting on the table. इसका मतलब यह हुआ कि that माने वह लड़का is है sitting बैठा on the table. टेबल के ऊपर बैठा है कौन? वो लड़का। तो मैंने अभी बताया कि दिस दैट दीज दो जो होते हैं यही आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी होते हैं। तो ये आपका बेटा जी क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब बताओ कहां निकलना है, आई बात समझ में? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब ये होता है कि जो दिस दैट दीज दोज, यानी ऐसे वर्ड्स कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए और वो इशारा कह रहे कि वो लड़का था जो कि सिटिंग उसमें बैठा, वो लड़का बैठा था, इसमें तो इशारा करके बता रहा ना। तो जो ये वर्ड आ रहा है वो बेटा जी आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आइए अगला चलते हैं। अब अगला नंबर कौन सा था? पांचवा, छठा, जो भी रहा हो समझ लेना। अगला जो भी रहा हो, जैसा कौन सा रहा होगा देख लेते हैं। पांचवा रहा होगा मेरे हिसाब से। आइए 5 नंबर है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये भी बहुत आसान है, समझ गए होंगे नाम से ही। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब ये होता है बेटा कि जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है। क्या आता है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स आता है। तो जैसा लिखा हुआ है इसमें कि विच बॉय कम इन द विच बॉय एग्जाम्पल है विच बॉय come into the class which boy come into the class raising his hand इसका मतलब समझे कि वो लड़का जो कि कल स्कूल जो नहीं आया था, which boy come to the class, जो लड़का come to the class raising his hand, अपने हाथ को उठाए। जो लड़का कौन सा, मतलब यहाँ पर समझ लो, which boy कौन लड़का come into the class, क्लास में आया है, raising his hand, वो अपने हाथ को उठाए। तो यहाँ पर तुम समझ पा रहे हो कि ऐसा कोई वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे वही आपके यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर विच जो वर्ड आ रहा है ये क्या है? ये बेटा जी क्या है? ये आपका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पर हम बात कर लें तो बॉय, याद रखना कि जब भी ये वाला सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव तो ये देखो नाउन है, तो नाउन के जस्ट पहले आएगा। नाउन के जस्ट पहले आप देख पा रहे हो कि ये जो वर्ड आया है ये आपका यहाँ पर क्या काम करेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है ना, बात समझ आई? तो यहाँ पर जो विच है वो क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हाउ मच fish have you paid now? Have you paid now? How much कितनी fish have you paid तुमने पेड किया? now अब तक तुमने कितने फीस पेड किया? तो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है? हाउ मच। तो आपका ये वर्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा? अब बोलिए आप लोग कहाँ नहीं समझ में आ रहा? बोलिए समझ में आया नहीं? तो ऐसे वर्ड जब भी आएंगे तो बेटा जी आपके सभी होते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपकी यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते। ठीक है, तो चलिए आगे। आइए अब आगे चलते हैं। आपको इसमें एक चीज और जानना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इसको हटा दिया जाए। आइए अब आता है आपका डिग्री। जो डिग्री होती है वो 3 तरह की डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत आसान है। जो हमारा डिग्री होता है एडजेक्टिव को कितनी होती है? तो बेटा जी आपको याद रखना है कि इसकी जो डिग्री होती है वो 3 डिग्री होती है। किसकी? इसकी 3 डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव,
एक होती है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो याद रखना कि जब भी हम यहाँ पर इनके कंपैरेटिव डिग्रीज को लिखते हैं, सुपरलेटिव लिखते हैं, तो देखो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो जब उसकी जो फर्स्ट फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है उसी फॉर्म में यूज करते हैं तो होता है पॉजिटिव डिग्री। या यूं कह लो कि जब मैं अपने ही अंदर के अपने ही किसी दूसरे गुण से कंपेयर करूंगा तो वहां पर होती है पॉजिटिव डिग्री। और जब मैं दो लोगों के बीच जब किसी चीज की कंपेयर होती है तो वहां पर होता है आपका कंपेरेटिव डिग्री। और जब किसी एक चीज की तुलना पूरे उस ग्रुप से या पूरे ब्रह्मांड से किया जाता है, हर चीज से उस तरह की, तो वो होता है आपका सुपरलेटिव। जैसे मैं कह देता हूं कि मुझे दाल से ज्यादा चावल पसंद है, तो मैंने अपने अंदर के दो गुणों को कंपेयर कर दिया, तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। यहां पर मैं कह दूं कि मेरी हैंड राइटिंग मेरे दोस्त से ज्यादा अच्छी है, तो इसका मतलब मैं दो लोगों के बीच अपनी हैंड राइटिंग कंपेयर कर दिया, तो यहां पर हो गया कंपेरेटिव। सुपरलेटिव मैं कह दूं कि मेरी हैंड राइटिंग पूरे क्लास में सबसे अच्छी है। वाह वाह, क्या मतलब कि मजा ही आ गया, मेरी हैंड राइटिंग पूरे क्लास में सबसे अच्छी है। इसका मतलब ये होगा कि निराला जी ने अपने ही हैंड राइटिंग की तुलना अपने पूरे क्लास से कर दी है। तो वहां पर यूं कह सकते हो कि जब दो से ज्यादा लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है तो वहां पर सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दो से ज्यादा कोई ग्रुप हो सकता है, उसमें दो से ज्यादा लोग हैं, तब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री माना जाएगा। कोई बहुत ज्यादा लाखों में लोग हैं तब भी सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसा कह दिया जाए कि क्या कह दिया जाए, जैसा कह दिया जाए कि सोनू सूद को जानते हो ना, सोनू सूद जो है कह दिया जाए उनके लाखों के दिलों में बसते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो एक ऐसे इंसान है जिनके हम बहुत सारे लोगों से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर सोनू सूद जो हो गए वो एक सुपरलेटिव के फॉर्म में आ गए। बात समझे ना? ये चीज समझना, जब हम किसी एक चीज की तुलना पूरे एक से दो से ज्यादा लोग के बीच कंपेयर करते हैं तो होता है सुपरलेटिव। दो लोग के बीच कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव, और दो एक लोग अपने ही अंदर के किसी गुण से कंपेयर करेंगे तो हो जाता है वो आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर कुछ डिग्रियां होती हैं उनको भी लिख लेते हैं और आपको आना चाहिए उनका फॉर्म भी, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ और आपको लिखते जाना है इसको। आइए पहला है आपके पास, मैं लिखता हूँ पहली आपके पास डिग्री लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। पहली डिग्री आपके पास मैं लिखता हूँ, आपके सामने मैं लिखवा भी देता हूँ। चलिए पहली डिग्री है बिग। तो बिग का बेटा जी हो जाता है बिगर, BIGGER, और इसमें हो जाता है BIGGEST। मतलब ये होता है कि जब भी कोई वर्ड आप बोलोगे साइलेबल एक ही होगा, यानी एक ही बार में पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा बोलने पर, तो बस ER जोड़ दो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, EST जोड़ दो सुपरलेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसमें सिर्फ ER जोड़ दिया और यहाँ पर EST जोड़ दिया, ठीक है ना। ओके, इस तरह से एक और देख लो, इस्माल, SEMALL, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SEMALLER, SEMALLEST, ठीक है ना। तो देखो इस्माल एक ही बार में खत्म हो जा रहा है। उसी तरह अगला डियर, DEAR एक ही बार में खत्म हो गया, तो DEARER, यहाँ पर DEAREST लगा तो हो गया। अब बताओ कहां नहीं समझ आया? आइए अगला देख लो, चीप, CHEAP, यहाँ पर लिखोगे तो CHEAPER लो दो, यहाँ पर चीपेस्ट हो जाएगा CHEAPEST। अब बताओ कहां नहीं समझ आया? है ना आसान? ओके, आइए अगला देख लो। अगला आप देखोगे तो क्लेवर, CLEVER, यहाँ पर हो जाएगा CLEVER, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा CLEVEREST, है ना, बस EREST। लेकिन इसमें कुछ लोग का क्या होता है, इसमें मानना ये होता है कि इसको जब बोलते हैं तो दो बार में बोला जा रहा है, क्लेवर, ऐसा लग रहा है इसमें दो वर्ड निकला, क्लेवर। इसका कुछ लोग क्या करते हैं, इसका सेंसिबल थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये दो साइलेबल का हो जाता है, जिसकी वजह से क्लेवर। और जब दो साइलेबल का होगा या दो से ज्यादा साइलेबल बोलने पर लगता है तो उसमें मोर और मोस्ट जोड़ते हैं, इसलिए आप चाहो तो इसका आप मोर क्लेवर लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। और इसको मोस्ट क्लेवर, इसको लिखोगे मोस्ट क्लेवर, CLEVER, ठीक है ना, यानी उसमें चेंजिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ब्यूटीफुल, एक देख ही लेने तो BEAUTI, तो ब्यूटीफुल दो बार बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब दो बार, एक बार नहीं खत्म हो रहा है, ब्यूटीफुल ऐसा नहीं दो बार नो, ब्यूटीफुल, हार्मफुल। तो जब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने में एक से ज्यादा में टाइम लगता है तो उसमें बस मोर लगा दो मोस्ट, तो मोर लगा के उसी को उतार दो पूरा, BEAUTIFU, यहाँ पर ब्यूटीफुल, यहाँ पर मोस्ट लगा देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। नहीं समझा?
चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखो, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ हार्मफुल, HARMFUL, यहाँ पर हो जाएगा मोर हार्मफुल, मोर हार्मफुल, यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट हार्मफुल। नहीं समझा? ओके चलिए अब आगे आते हैं हैप्पी, HAPPY। तो हैप्पी एक ही बार में खत्म कर, जैसे लिखेंगे तो HAPPIER, क्योंकि जब Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब वो IES हो जाता है, यहाँ पर IER होगा, क्या होगा IER, यहाँ पर हैप्पीएस्ट HAPPIEST, ठीक है ना। इन सभी बातों को आप लोग याद करना, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और लिखवा देता हूँ कुछ। इजी, इजी देख लो, इजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका EASY होता है, यहाँ पर EASIER इजर हो जाता है, और यहाँ पर EASESIEST, ठीक है ना, EASIEST, ठीक है। ओके और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, एक और छूट रहा है, लवली लिख लो, LOVELY, छोड़ू कुछ नहीं, सब लिखवाते हैं। लवली है तो लवलियर हो जाएगा, LOVELIER, यहाँ पर LOVELIEST, लविस्ट, ठीक है ना, लवलिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लोगे। तुमको इतना याद रखना है कि जब बोलने पे कोई वर्ड ऐसा लगे उसको एक से ज्यादा बार हमें बोलने का ट्राई कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार में वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब बेटा वो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मोर और मोस्ट लगा के बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी दो बताया ना, ब्यूटीफुल, हार्मफुल, है ना, इस तरह और भी सेंटेंस होते हैं जो कि अभी मिलेंगे तो आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल अलग चलते हैं, उन सबका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं होता, तो उनको जरूर याद करना है, इनको आप जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। इसलिए देखो मैं आज फिर से एक लाइन खींच के अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लाइन खींच करके अलग से लिख दे रहा हूँ। क्या है? पहला है बैड, बैड, तो ये बैड होता है, बैड का इसमें हो जाता है वर्ड्स, WORSE, और इसमें हो जाता है आपका वर्ड्स, WORST, इसको नोट कर लोगे, ठीक है ना। अगला है फॉर, FORE, इसका हो जाता है फॉर्मर, FORMER, और अगला आ जाता है आपका FOREMOST, या इसी का दूसरा भी होता है जिसका नाम है फर्स्ट, या FT, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लोगे। इसके बाद अगला आता है गुड, जो कि आपको पता ही है, गुड का क्या होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, जो कि दुनिया जानती है, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लोगे। अगला आता है आपका लेट, लेट का LATT, लेट, LAT, लेट, लेट का लेटर हो जाता है LATER, या इसी के एक और भी होता है LATTER, ठीक है ना। इधर आ जाते हो तो इसका लेटेस्ट हो जाता है LATEST, लेटेस्ट, या फिर लास्ट, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देखना, कहाँ पे कैसे यूज करना हो सेंटेंस में डिपेंड करेगा। लिटिल अगला देख लो, LITTLE, लिटिल का लेस होता है, ये डबल एस है, LESS, लेस, और अगला है लिस्ट, LEAST, लिटिल, लेस, लिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है आपका मच, तो मच का भी लिख लो, मच का होता है मच, मोर, मोस्ट, तो मच यहाँ पे मोर और यहाँ पर हो जाता है मोस्ट, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद अगला आता है आपका मेनी, MANY, मेनी का भी आपका यही होता है, मेनी, मोर, मोस्ट, ठीक है ना, इन सभी को नोट कर लेना। और एक और बचता है ओल्ड का, ओल्ड भी लिख लो, ओल्ड, OLDER, ओल्डर होता है, और बिल्डर भी हो सकता है यहाँ पर ELDER। कमेंट करके बताओगे ओल्डर और बिल्डर में डिफरेंट क्या है। ओल्डेस्ट, OLDEST, और अगला होता है एल्डेस्ट, ELDEST, ठीक है ना। तीन सही बातों को आप लोग नोट कर लेना, ये सही बहुत ही बेहतरीन है, और ये जरूर याद कर लेना, ये याद करने वाली जाती है, इसमें लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर से, देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो क्या होता है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, फॉर, फार्मर, फार्मेस्ट, और फर्स्ट भी हो जाता है, गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, या फिर ये लेटर, लेटेस्ट, या फिर लास्ट। यहाँ पर देखो लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या ओल्ड, इल्डर, एल्डेस्ट,
ठीक है ना। तो इन सभी बातों को नोट कर लेना। तो यहाँ पर बेटा जी आपका ये चैप्टर का जो भी चीजें थी वो सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो भी एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सब कुछ बता दिया। ये मैंने उनके जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, वो उसके मैंने बता दिया, कहां पर हम मोर लगाए, कहां पे मोर, सब कुछ बता दिया। यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव है वो तो फिनिश हो जाता है। अब आओ सीख लेते हैं वर्ब। मैंने कहा था ना कि वर्ब पढ़ेंगे। तब अगला जो टॉपिक आता होता है बेटा वो हो जाता है आपका वर्ब। आइए पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है वर्ब। वर्ब तो जानते हो, वर्ब को बेटा जी हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब होता है काम का करना। क्या होता है? काम करना, काम करना। यानी जो हम काम करते हैं वही सब क्या होता है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो हम बेटा काम करते हैं उसी सभी को हम क्या करते हैं? वर्ब कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। इससे हम सीधे से मतलब समझना, कार्य मतलब काम, क्रिया मतलब काम करना। जो हम काम करते हैं, खाते हैं खाना, क्रिया, गाते हैं गाना, क्रिया, जाते हैं जाना, क्रिया, लिखते हैं लिखना, क्रिया, रोते हैं रोना, क्रिया, पढ़ते हैं पढ़ना, क्रिया, लड़ते हैं लड़ाना, क्रिया, झगड़ते हैं झगड़ना, क्रिया, और पढ़ाता हूं, पढ़ाना एक क्रिया। तो ये सभी क्रियाएं होते हैं। जो भी आप काम करोगे, खेलना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सब काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम दोस्त के साथ लड़ाई कर रहे हो, दंगा कर रहे हो, वो भी एक काम ही है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो आइए सीखते हैं इन सभी वर्ड्स को एक सेंटेंस के माध्यम से। एग्जांपल में यहां पर आपके सामने एक लिखता हूं। क्या लिखता हूं? जैसा हम यहां पर लिख देते हैं ही इज रीडिंग, he is reading a book, he is reading a book। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देखो उसका काम क्या है? पढ़ने का। तो ये आपका बेटा जी क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब जो बेटा वर्ब होती है वो वर्ब के टाइप्स हो जाते हैं। वर्ब जो होती है वो कई तरह की हो जाती है। तो अगला टाइप जो होता है वो होता है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो अगला जो प्रकार है इसका वो होता है काइंड्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब होता है उसके प्रकार कितने हैं वो जान लो। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ दी भी लगा सकते हो यहाँ पे, दी वर्ब्स। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ दी वर्ब्स, इसको भी जान लेते हैं काइंड्स ऑफ द वर्ब। तो देखो इसमें जो काइंड्स ऑफ दी वर्ब्स में आपका पहला आता है वो होता है ट्रांजिटिव। चलिए पहला है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगला आता है आपका लिंकिंग वर्ब। तीसरा क्या है? लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। और अगला आता है आपका लिंकिंग वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और एक और भी होता है, एक और भी होता है, उसको भी देख लेते हैं 5 नंबर, जिसका नाम है फ्रेजर, फ्रेजर। ठीक है ना, इन सभी को जानना बहुत जरूरी है। देखो इंट्रांजिटिव मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक। इसको अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और अगर हम अगला वाले की बात करते हैं इसको, तो लिंकिंग वर्ब को तो आप जानते ही होंगे। लिंकिंग वर्ब को बोलते हैं लिंक करना, मतलब किसी चीज को जोड़ने का काम है। संयोजक क्रिया बोलते हैं इसका जो सूत्र है, संयोजक क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? संयोजक क्रिया। अगला है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। तो इस तरह से इनको भी जानते रहना। ठीक है ना, ये सब इसकी बातें होती हैं। ठीक है ना। और ये फ्रेजल वर्ब जो होता है ये फ्रेज से बना होता है। तो ये जिसको लोकोक्तिव मुहावरा में यूज करते हैं ना, तो वो चीज होता है जिसमें हम कोई अलग से वर्ड जोड़ देते हैं, उसका अलग ही अर्थ हो जाता है। जैसा ब्रेक है तो ब्रेक में इनटू जोड़ दो तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल आता है। ब्रेक ऑफ जोड़ दिए तो कुछ और ही निकल आता है। इस तरह से भी उसको सीखेंगे। तो देखो पहला आपके पास आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला मैंने आपके सामने लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए इंट्रांजिटिव वर्ब को जानते हैं। पहला हम ये जानेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब देखो जिसको मैंने बताया था क्या होता है? आकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? आकर्मक क्रिया। समझ जाना आगे। आकर्मक क्रिया
तो अकर्मक क्रिया वो होती है कि ऐसा कोई क्रिया जिसमें ऐसा क्रियाओं का प्रभाव जिसमें कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि अकर्मक, अकर्मक मतलब कर्म मतलब नहीं होता, जैसे सत्य असत्य, तो ऐसे कर्म मतलब कर्म होना चाहिए, अकर्म मतलब कर्म ना हो। तो ऐसा कोई आपके पास सेंटेंस है जिसमें कर्म की आवश्यकता ना पड़े, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे लिखते हैं ही राइट्स, वह लिखता है, ऑब्जेक्ट है क्या, क्या लिखता है, कहाँ लिखता है, नहीं दिया ना कुछ भी, तो ही राइट्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। इस तरह से आपके सेंटेंस जो आते हैं इसमें ये सभी इंट्रांजिटिव, जैसे लिख देते हैं। और एक सेंटेंस द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स, एक और देख लो, द बेल, तुम्हारे बुक से द बेल रिंग्स, जो घंटी है वो क्या है, बजती है। तो यहाँ पर भी देखो घंटी बजती है, कर्म है क्या, कितने घंटे बजती है, कब बजती है, कहाँ बजती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसमें जिसमें वर्ब नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव। अगला है ट्रांजिटिव। आप समझ गए होंगे ट्रांजिटिव क्या होगा। ट्रांजिटिव वो होगा बेटा जिसमें हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हमारे पास क्या दे देगा, जिसमें आपके पास वर्ब होगा। ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका भी। जैसा मोहन रोट अ लेटर, जैसा आपके एग्जांपल लिखा है बुक में, मोहन रोट अ लेटर, मोहन रोट अ लेटर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मोहन, तो आप जानते हो ना कि ये नाउन है ना नाउन, कैसा नाउन है, तो प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन है। अ लेटर जिस पर हम क्या कर रहे हैं, अ लेटर मतलब क्या हो गया आपका, ये रोट मतलब लिखता है, तो रोट तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब है, ये वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, काम पत्र पर चल रहा है लिखने का, तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बोलिए यहाँ पर ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई। तो रोट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपको मिल गया, आपको पता चला कि नहीं पता चला, बोलिए। तो ट्रांजिटिव वर्ड्स यहाँ पर कौन कौन से हैं आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आइए एक सेंटेंस और देख लेता हूँ, एक सेंटेंस और देख लो, मोहन रोट अ लेटर। आइए एक और देख लेते हैं, हर ब्रदर गिव्स मी अ पेन। मैं लिख दिया कि उसका भाई ने मुझे एक पेन दिया, देता है, पेन देता है, ठीक ना, उसका भाई मुझे एक कलम देता है या पेन देता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हर ब्रदर, ये तो आपका नाउन प्रोनाउन हो जाएगा, गिव ये तो आपकी वर्ब है ना, वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, और अ पेन ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। याद रखना कि ये आपका क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपको याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो दो तरह का होता है, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये वाला आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है क्या, ये वाला मी मतलब मुझे, तुम, मैं जिंदा हूँ नहीं, मुझे, मुझको जिंदा हूँ ना, इसका मतलब ये आपका कहोगे तो इसको ये लिविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुई कि नहीं बात, क्या बात क्लियर हुई। ओके आइए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला आता है लिंकिंग वर्ब। अगला बेटा आपके पास आ जाता है लिंकिंग वर्ब। तीसरा है 18 क्या था, लिंकिंग वर्ब। तो आइए लिंकिंग को भी समझ लेते हैं, लिंकिंग वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं जो जोड़ने का काम करता है, संयोजक क्रिया, जो वर्बों को जोड़ने का काम करता है वो होता है लिंकिंग वर्ब। जिसमें हम ये कह सकते हैं लिंकिंग में जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर, तो देखो TEACHER, यहाँ पर देखो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इज, इज ऐसा वर्ड है जो दोनों में जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिख देते हैं कि वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्रो वर्ड आ रहा है, क्या ग्रो, ये भी वर्ड क्या है, ये भी हमारा एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या है यहाँ पर, हम बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस हमारे क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद अगला आता था ऑक्सिलरी वर्ब। चौथा मैंने आपको बताया था, चौथा नंबर ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी जान लेते हैं। आइए ऑक्सिलरी वर्ब जान लो क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है कि जिसमें इज, एम, वर, जावर, ये सब वर्ड्स आते हैं ना, ये सभी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। किसमें, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, ये सब, विल, शैल, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, he is writing a letter, he is writing a letter, writing a letter,
ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो इज वर्ड है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया? चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सेंटेंस और है उसको भी देख लो। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ये है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसकी हम बात करते हैं तो सिंगिंग यहाँ पर ये जो वर्ब अभी बता चुका हूं ना पीछे, लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पर अ सॉन्ग की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपका होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है ना? तो बताइए यहाँ तक अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताइए। अब यहाँ पर आगे आ जाते हैं, कुछ फ्रेजल की बात कर लेते हैं। अगला आता है आपका चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर फ्रेजल, जो कि लास्ट। फ्रेजल वर्ब मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास वर्ब होती है, अगर उसमें हम कुछ अलग से कोई प्रीपोजिशन या कुछ भी जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, तो आपका फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है ना? जिसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जब कोई वर्ब में या प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब लगा दें तो वो जो अर्थ निकलता है वो बहुत ही भिन्न हो जाता है, बहुत ही भिन्न हो जाता है। ठीक है, उसे ही फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई वर्ब दिया है, यदि आपके पास कोई वर्ब दिया है वर्ब, और इस वर्ब में मैं कोई प्रीपोजिशन अभी आगे पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन क्या होता है, या फिर इसमें कोई एडवर्ब लगाते हैं, कोई भी एडवर्ब, तो ये तुम्हारा बन जाता है फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाता है? फ्रेजल। नहीं समझा? इस बात को भी आप याद रखना है कि कभी भी अगर आपके पास कोई वर्ब है उसमें प्रीपोजिशन या एडवर्ब में जोड़ दिए तो इसका मतलब वो फ्रेजल वर्ब बन गया। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल की मदद से देखता हूँ, एक वर्ब लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक वर्ब आपके पास दिया है ब्रेक, BREAK। इसमें मैंने जोड़ दिया कोई भी प्रीपोजिशन। क्या जोड़ दिया? इनटू। ये बन जाएगा आपका BREAK, ब्रेक इनटू। ये बन गया ब्रेक इनटू। तो जब ये तुम्हारा ब्रेक इनटू बन गया इसका मतलब ये होता है, दूसरा अर्थ निकल जाता है, इसको बोलते हैं सेंध लगाना। क्या बोलते हैं? सेंध लगाना इसका अर्थ होता है। और अभी इसका अर्थ क्या था? ब्रेक मतलब तोड़ना। अब देखो कैसे इसका अर्थ चेंज हो गया ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लो। चलो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फॉल माने क्या होता है? गिरना। फॉल मतलब होता है गिरना, और इसमें हमने कोई भी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? इसमें हम OUT आउट जोड़ दिए, OUT। तो आपके पास बन गया फॉल आउट। क्या बन गया? फॉल आउट। अब फॉल आउट में जानते हो क्या होता है? इस माने होता है झगड़ना। क्या होता है इसका मतलब? झगड़ना। तो देखा ना, जो ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो उसका मतलब वो आपका फ्रेजल बन गया। ये आपका फ्रेजल बनता जा रहा है। ठीक है ना? इक्वल टू उधर वाला। ठीक है, एक और देख लो एग्जांपल, एक और एग्जांपल। चलो गेट है। गेट माने क्या होता है? पाना होता है, आपको पता है ना? गेट माने पाना होता है ना? इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? गेट में अप जोड़ दिए, अप। तो आपका बन जाता है गेट अप। और गेट अप मींस होता है उठना, मेरे हिसाब से। हाँ, उठना। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर इसका अर्थ देखो किस तरह से बदल रहा है। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। यानी कभी भी किसी वर्ब में हम कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड करते हैं तो फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाता है। तो बेटा इस चैप्टर में जो जो चीजें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, आप और लिखना हो तो लिख सकते हो। जैसे एक और लिखवा देता हूँ, चलो TURN। टर्न मतलब क्या होता है? देखिए टर्न मीन्स क्या होता है? टर्न मीन्स होता है लौटना। अगर इसमें हम जोड़ देते हैं क्या? डाउन, DOWN। अब आपका बन जाएगा TURN, टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स हो जाता है आपका अस्वीकार करना। क्या करना? अस्वीकार करना। ये बात देखो इससे अलग हो जाती है। चलो एक और देख लो, फाइंड। फाइंड माने क्या होता है? फाइंड माने भी पाना होता है, लेकिन अगर इसमें तुम ऐड कर देते हो आउट तो क्या बन जाएगा? फाइंड आउट। क्या हो जाता है? फाइंड आउट। और फाइंड आउट मीन्स होता क्या है? फाइंड, पता लगाना। क्या होता है इसका मतलब? पता लगाना। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपकी क्लियर कट हो चुकी होंगी। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हुई इन सभी चीजों को समझने में, लिखने में? क्या आपको कहीं पर भी इस तरह की दिक्कतें हुई? कोई भी दिक्कत हुई हो तो बताओ, बताइए। तो बेटा जी यहाँ पर आपका जो भी ये मॉडल्स में था, जो भी वर्ब्स थी वो सब कुछ आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वो तो आपको आता ही है ना? राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गन, ये तो आप पढ़ चुके हो।
तो यहाँ पर बेटा जी आपका इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थे मैंने सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर आपका जो इसमें मैंने क्या क्या बताया, जो आपका एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव और जो मैंने आपको वर्ब बताया, ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, फिनिश हो गया। ठीक है ना, जो जो था मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं तो करते हो ना, आता है ना वो चीज, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गान, ये सब आनी चाहिए। ठीक है ना, तो बचपन में पढ़ लियो, कक्षा 4 5 6 से मिलने लगता है ना, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, बेहतरीन लाजवाब तरीके से लाइक शेयर दबा के करिएगा, और हम मिलेंगे आपको जल्द ही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के साथ। एडवर्ब और प्रीपोजिशन भी हो सकता है साथ में लेके आए। तो बस मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए